वक्त हो चला है स्विच बुलेटिन का। मेरा नाम है सिमरन और मैं हूं गरिमा। ये है स्विच बुलेटिन, यानी आधे घंटे का एक ऐसा न्यूज बुलेटिन जहां आपको दिन भर की सारी टॉप न्यूज मिलती है डिटेल में। इस स्विच बुलेटिन में हम खबरों को सिर्फ वन लाइनर्स में नहीं बताते, बल्कि इन डेप्थ एनालिसिस देते हैं, जिससे कि आप न्यूज को सिर्फ सुने ही नहीं, उसे समझे भी। सिर्फ यही नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के जरिए हम आप तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी लाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का स्विच बुलेटिन। अब जब बात ग्राउंड रिपोर्ट्स की हो रही है तो अक्सर ग्राउंड में जनता का मूड पता चल जाता है, और हरियाणा चुनाव को लेकर ज्यादातर ग्राउंड रिपोर्ट्स और एग्जिट पोल्स में यही बताया गया कि कांग्रेस का गेम इस बार वहां स्ट्रांग है। पर आज जो नतीजे आए हैं ना, उसने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। अब समझने की बात यहाँ ये है कि जिस मैच को बताया जा रहा था कि कांग्रेस ही जीतेगी, उसमें लास्ट बॉल पर बीजेपी ने कैसे छक्का मार दिया। हरियाणा में कहां हुई कांग्रेस से चूक, क्या रही कांग्रेस की 5 बड़ी गलतियां, जानिए स्वर्णा की इस रिपोर्ट में। सबसे पहली वजह जो है वो है कांग्रेस पार्टी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बात चाहे नेशनल पॉलिटिक्स की हो या फिर स्टेट लेवल पर, कांग्रेस पार्टी में कई बार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं, जिसका नुकसान जो है वो पार्टी को इलेक्शंस में उठाना पड़ा है, जैसा कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हुआ। कांग्रेस के पास सारे डब्ल्यू फैक्टर्स यानी कि विन फैक्टर्स थे। इसके बाद भी कांग्रेस इन फैक्टर्स को फैक्ट में नहीं बदल पाई, और अब फैक्ट यही है कि हरियाणा में बीजेपी को जीत मिल गई है। तो चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। एक गुट था कुमारी शैलजा का और दूसरा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और ये पार्टी के बंटने की वजह से जो इसका नुकसान हुआ है वो इलेक्शन में सीधे तौर पर देखने को मिला है। हमने देखा कि चुनाव से पहले कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा सिचुएशन बना था, फिर चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हो कॉन्फ्लिक्ट, या फिर कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि कर्नाटक में दोनों नेताओं ने चुनाव एक साथ लड़ा, लेकिन हरियाणा में तो साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पार्टी कितनी ज्यादा बट गई है, जिसका नतीजा जो था वो इलेक्शन के रिजल्ट में देखने को मिला है, और जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, जिनकी वजह से भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के वोट शेयर और बीजेपी के वोट शेयर में कुछ खास अंतर नहीं है, बस 19-20 का ही अंतर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर को सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाई। कई सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच में मार्जिन जो था वो बहुत ज्यादा कम था, लेकिन फिर भी बाकी जो वोट्स थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और रीजनल पार्टीज को चले गए, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। तीसरा पॉइंट आता है हरियाणा का कास्ट इक्वेशन। हरियाणा चुनाव में कास्ट इक्वेशन का रोल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा जो है वो बेसिकली जाट लैंड, जाट सिख लैंड, अंबाला डिवीजन, अहीरवाल, मेवात और एनसीआर में बटा हुआ है। हरियाणा का जाट लैंड 25 से ज्यादा विधानसभा सीट्स कवर करता है, जाट सिख लैंड करीब 18 से ज्यादा, अंबाला डिवीजन जो है वो 15 से ज्यादा, अहीरवाल रीजन जो है वो साउदर्न हरियाणा में आता है, जिसमें करीब 10 से ज्यादा सीटें आती हैं, और मेवात और एनसीआर में भी करीब 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इस चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ जाट वोटर्स पर ज्यादा फोकस किया, वहीं बीजेपी ने नॉन जाट, ओबीसी और एससी वोटर्स पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ये वो वोटर्स हैं जहां पिछले 10 सालों से बीजेपी लैग कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, उससे भी ये पता चला कि उनका फोकस जो है वो मुख्य तौर पर जाट वोटर्स पे है, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ, और इसका नतीजा जो है वो हम रिजल्ट्स में देख ही सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए चुनाव से कुछ महीने पहले ही मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, जब चुनाव से कुछ ही महीने पहले बीजेपी ने स्टेट का चीफ मिनिस्टर ही बदल दिया हो। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था। 2022 के चुनाव से पहले विजय रूपाणी, जो तब वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाया गया था और भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर उसके बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब चुनाव से कुछ ही महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और इन सब से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिला, और ऐसा ही हरियाणा में भी हुआ, जिसका तोड़ कांग्रेस पार्टी नहीं निकाल पाई और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 5वीं वजह थी कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप का नहीं होना, जिस वजह से पार्टी एक साथ चुनाव में नहीं आ पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राजदीप सुरजेवाला ये आपस में ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, जिसका फायदा जो था वो बीजेपी ने उठा लिया। ये तो हुई गलतियों की बात, लेकिन कांग्रेस को हरियाणा में हुई हार मंजूर नहीं है। उनके हिसाब से हरियाणा चुनाव रिजल्ट्स में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी।
मुझे कभी कभी ना बेचारे ईवीएम पर काफी तरस आता है। हर इलेक्शन में ईवीएम को कम से कम एक बार तो कोसा ही जाता है। आज के चुनावी नतीजों का स्कोर भले ही 1-1 रहा, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों में ईवीएम का गोलमाल नजर आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के रिजल्ट और ईवीएम को लेकर शोर नहीं मच रहा है। आज पूरा दिन किस किस तरह एक बार फिर से ईवीएम को कोसा गया, जानिए वैभव की इस रिपोर्ट में। जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही, गणित का सवाल है। ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। चुनावी नतीजों का दिन हो और ईवीएम पर सवाल ना उठे, ईवीएम को गालियां ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है, तो वहीं हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी का कमल खिला है। आज के चुनावी नतीजों का स्कोर देखें तो 1-1 है, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों में ईवीएम का गोलमाल नजर आ रहा है। अब माना कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त दिख रही थी। पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस ने भारी बढ़त भी बना ली थी, लेकिन ईवीएम खुलते ही पासा पलट गया। ये जो नाटकीय उलटफेर हुआ है, यही वजह है कि ईवीएम को फिर कोसा जा रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अब हैरानी की बात है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के रिजल्ट और वहां की ईवीएम को लेकर शोर नहीं मचा रही है, लेकिन जहां उनकी हार हुई है, हरियाणा की ईवीएम में उनको खराबी नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर का ईवीएम हरियाणा आते आते कैसे खराब हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। अब टीवी चैनलों पर आज भी और अभी भी कांग्रेस के कई प्रवक्ता सीधे सीधे ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता और जो थोड़े बड़े नेता हैं, वो जानते हैं कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस की छवि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं वाली बन गई है। यही वजह है कि वो सीधे सीधे ईवीएम का जिक्र ना करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी को आड़े हाथ ले रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि सुबह 9 से 11 बजे के बीच चुनाव आयोग की वेबसाइट धीमी पड़ गई थी। इन 2 घंटों के दौरान डेटा अपडेट नहीं किया गया और ये एक गलत संदेश देता है। सोशल मीडिया पर लेटर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि क्या भाजपा पुराने और भ्रामक रुझान शेयर करके प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बिना ईवीएम का नाम लिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा गया कि जब हमारे कंट्रोल रूम में 15 में से 11वें राउंड की काउंटिंग के आंकड़े दिख रहे हैं, तो चुनाव आयोग कैसे चौथे और 5वें राउंड की काउंटिंग पर अटका हो सकता है। जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। हरियाणा के चुनावी नतीजों पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव परिणाम समझ से बिल्कुल बाहर हैं। इन्हें जनता वोट नहीं दे रही है, फिर भी वोट कहां से निकल रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही, गणित का सवाल है। ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। ईवीएम पर शुरू हुई इस सीजनल चुनावी डिबेट को देखने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का एक बयान भी फिर याद आता है। जून के महीने में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो उस वक्त किसी को भी ईवीएम से कोई भी नाराजगी नहीं थी। हालांकि उन्होंने तब भी कह दिया था कि ईवीएम फिर उठेगा, गाली खाएगा, लेकिन रिजल्ट अच्छे ही बताएगा। अब तो सबको पता है, तो अब उसको बेचारी को क्यों पीटना है, उसको से दूर रहते हैं, थोड़े दिन उसको भी आराम करने दीजिए। नेक्स्ट इलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी, फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से दिखाएगी। पिछले 20-22 इलेक्शन से ऐसी रिजल्ट दिखा रही है। सरकारें एक जगह से दूसरी जगह बदलती चली जाती हैं पूरे राज्यों में, बहुत सारों में। अब देखिए, हर ईवीएम की टेक्नोलॉजी तो सेम ही है। वो ईवीएम हरियाणा का हो या जम्मू कश्मीर का, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज कांग्रेस एक उंगली हरियाणा के नतीजों और हरियाणा की ईवीएम पर उठाती है, तो 4 उंगलियां जम्मू कश्मीर के नतीजों और कांग्रेस की जीत पर भी उठने वाले हैं। जहां एक तरफ हरियाणा में आज चुनावी माहौल गर्म रहा, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में काफी माहौल बीते दिनों से गर्म रहा है।
यूपी में इस तनाव के पीछे का कारण है यति नरसिंहानंद। ये नाम जब भी खबरों में आता है समझ लीजिए कोई ना कोई विवाद जरूर होता है, और वो विवाद भी धार्मिक। आजकल भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हाल ही में यति नरसिंहानंद के कथित तौर पर एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद कई शहरों में माहौल खराब हो गया। ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, डिटेल में जानिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना गांव में एक मंदिर है जो अक्सर विवादों में आ जाता है। विवादों का कारण है मंदिर के प्रमुख यानी कि यति नरसिंहानंद। उनको माना जाता है कि वो मुसलमानों के प्रति इनकी कुछ खास नाराजगी है। ये नाराजगी इतनी गहरी है कि कुछ समय पहले तक इस मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगाया गया था जिस पर साफ शब्दों में ये लिखा गया था कि इस मंदिर में मुसलमानों की एंट्री मना है। ये तो हुई पुरानी बात। अगर ताजा मामले की बात करें तो 29 सितंबर को गाजियाबाद में एक इवेंट हुआ जिसमें हवन, दीप यज्ञ और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ पर नरसिंहानंद ने माइक पर भाषण दिया और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और कुरान के बारे में कथित तौर पर काफी आपत्तिजनक बातें करनी शुरू कर दी। इस आयोजन की जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इसके बाद खास तौर पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जैसे कि मुरादाबाद, सहारनपुर और गाजियाबाद में खबर आई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। कई जगहों पर तो पथराव और पुलिस लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई। यहाँ तक कि डासना मंदिर के पास भी भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। वहाँ से भी पथराव की खबरें सामने आई और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। कुल मिलाकर कथित विवादित बयान के बाद प्रदेश का माहौल पूरी तरह से खराब हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार यानी कि 7 अक्टूबर को कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब या संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यति नरसिंहानंद कहाँ है? अब यति नरसिंहानंद को लेकर पुलिस की ओर से बड़ा दावा सामने आया है। एनबीटी में छपी एक खबर के मुताबिक पुलिस ने साफ किया है कि डासना मंदिर के मुख्य पुजारी हिरासत में नहीं है। उनके समर्थकों की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते शनिवार यूपी पुलिस ने नरसिंहानंद और उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया था, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने उनके समर्थकों के इस दावे का खंडन किया है। डीसीपी ग्रामीण एनके तिवारी ने कहा कि नर्स को ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। विवाद में मोहम्मद जुबैर की एंट्री। इस मामले में यति नरसिंहानंद के एक सहयोगी की शिकायत के बाद ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर यानी कि मोहम्मद जुबैर पर भी केस दर्ज हो गया है। 7 अक्टूबर की शाम गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस पर जुबैर ने प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गाजियाबाद पुलिस ने बिना सत्यापन के एफआईआर दर्ज की है। दूसरे पत्रकार भी थे जिन्होंने खबर दी, लेकिन मेरे ही खिलाफ जानबूझकर एफआईआर दर्ज की गई। जुबैर के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया कि जुबैर ने 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के पुराने कार्यक्रम की जो वीडियो क्लिप्स हैं उन्हें पोस्ट किया, जिससे मुसलमानों के बीच हिंसा भड़क सकती थी। तनाव हर जगह ही है। अब आप इजराइल हमास युद्ध को ही ले लें, जिससे अब पूरा 1 साल हो गया है और अब ये युद्ध थमने की जगह बढ़ते चला जा रहा है। एक बात तो साफ है कि युद्ध में कोई भी जीते, नुकसान दोनों तरफ का होता है। जहां एक तरफ हमास तबाह होने के कगार पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में इजराइल में किसी ने भी चैन की नींद नहीं ली होगी। बीते 1 साल में दोनों ही तरफ खासा नुकसान हुआ है। क्या हुआ है नुकसान, डिटेल में जानिए तरुण के इस वीडियो में। स्टोरी की शुरुआत करते हैं इजराइल के ऑफिशियल डेटा से। 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान में अपने ऑपरेशन से जुड़ा नया डेटा जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इजराइल पर कितने रॉकेट दागे गए और इजरायली एयरफोर्स ने कितने ठिकानों पर हमला किया। ये तमाम आंकड़े जो हैं वो नुकसान की जो तस्वीर है उसको साफ करते हैं। आईडीएफ के डेटा के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक गाजा पट्टी में 17,000 से ज़्यादा आतंकियों को मारा गया है। इनमें हमास और बाकी के आतंकी संगठन के जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल में अक्टूबर 7 को हुए हमले में 1,000 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे।
7 अक्टूबर 2023 को आतंकियों ने इजराइल के दक्षिणी इलाके में हमला करके 1200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। जान गंवाने वालों में ज्यादातर आम नागरिक शामिल थे। वहीं 251 लोगों को किडनैप कर लिया गया था। ये पूरी जानकारी जो ऑफिशियल डेटा है उस पे बेस्ड है। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले के जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। शुरुआती 6 महीनों तक इजराइल का पूरा फोकस गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर रहा, लेकिन उसके बाद इजराइल ने लेबनान और यमन पर सीधे हमले किए। सीरिया में भी हमले करता रहा इजराइल, और इजराइल ने ईरान में भी कुछ हत्याओं को अंजाम दिया, ऐसा आरोप है। अगर इजराइल के ऑपरेशन में ली गई जानों की बात करें तो हमास द्वारा चलाए जाने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा में 41,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। वहीं आईडीएफ के दावे के मुताबिक हमास ब्रिगेड के 8 कमांडरों और 30 से अधिक बटालियन कमांडरों को मार गिराया गया। इसके अलावा 165 से ज्यादा हमास कंपनी कमांडरों को भी मार गिराया गया। इजराइल के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में 40,300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और लगभग 4700 सुरंगें खोज निकाली। इजराइल के आधिकारिक बयान के मुताबिक हमास के हमले के अगले दिन लेबनान में बसे संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी सीमा पर हमले करने शुरू किए। लंबे समय तक हमास के खिलाफ ऑपरेशन में लगा रहा इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाया, लेकिन 2024 के सितंबर में जब इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू किया तो फिर थमने का नाम नहीं लिया। इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स में धमाके करवाए, फिर हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह को मार गिराया। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह की जो पूरी टॉप लीडरशिप थी उसको ख़त्म कर दिया और दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसी कार्रवाई से जुड़े आईडीएफ के दावे के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के 800 से ज़्यादा सदस्य मारे गए हैं। इसमें 90 से अधिक हिजबुल्लाह कमांडर शामिल थे। लेबनान में इजरायली सेना ने 11,000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इस ऑपरेशन में इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ। लेबनान में जमीनी कार्रवाई करने उतरे इजरायली सैनिकों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। और अगर पिछले 1 साल में इजराइल को हुए नुकसान की बात करें तो युद्ध की शुरुआत से अब तक इजराइल पर 26,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इसमें से 13,200 गाजा, 12,400 लेबनान, 60 सीरिया, 180 यमन और 400 ईरान से दागे गए। इजराइल पर सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल हमला ईरान ने किया है। ईरान ने सीधे तौर पर 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर को 2 बार इजराइल पर हमला किया। पहला हमला इजराइल के उस हमले का बदला लेने के लिए किया गया जो इजराइल ने सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी उस पर किया था। इस हमले के जवाब में 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी। इजराइल पर ईरान के दूसरे और सबसे बड़े हमले के पीछे कई कारण हैं। दरअसल इजराइल पर आरोप है कि उसने हमास के मुखिया इस्माइल हानिये की ईरान की जमीन पर हत्या करवाई। इस हत्या के अलावा इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के मुखिया नसरल्लाह का मारा जाना भी ईरानी हमले का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इन हत्याओं और ऐसे कई कारणों की वजह से ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद इजराइल पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला था। यह पहला मौका था जब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से काम करता नहीं दिखा और बैलिस्टिक मिसाइलें सीधा इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जाकर गिरी। एक मिसाइल तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर से महज 1 किलोमीटर दूर गिरी और कई मिसाइलें इजराइल के जो एक इम्पॉर्टेंट एयर बेस है उसमें भी जाकर गिरी। ईरान के अलावा इराक से भी इजराइल पर लगातार हमले हुए हैं। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि इराक से उसके ऊपर कैसे और कितने हमले किए गए। इसके अलावा इजराइल ने एक और आंकड़ा नहीं शेयर किया। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह ने कई ऐसे रॉकेट दागे जो उनके अपने ही देश में या अपने इलाके में गिर गए। इजराइल ने इससे जुड़ा आंकड़ा नहीं दिया है। वहीं आईडीएफ ने गाजा पट्टी में लगभग 7,000 फिलिस्तीनियों से पूछताछ की जानकारी दी है। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही गई और यह भी कहा गया कि बाद में इनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया। इसके अलावा इजराइल ने खुद को हुए नुकसान का भी आधिकारिक आंकड़ा दिया है। इस युद्ध में अब तक 728 इजरायली सैनिक, रिजर्विस्ट और स्थानीय सुरक्षा अधिकारी मारे गए हैं और 4,576 घायल हुए हैं। इनमें 346 सैनिक गाजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान मारे गए और 2,299 घायल हुए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है।
आईडीएफ ने बताया कि उसके 56 सैनिक फ्रेंडली फायर में मारे गए, मतलब आपस में हुई गोलीबारी में 56 सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा एक और आंकड़े में इजराइल ने यह बताया है कि वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने 5250 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इजराइल के दावे के मुताबिक इनमें से 2000 से ज़्यादा हमास से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इजराइल के एक और दावे के मुताबिक 690 आतंकी, दंगाई और सुरक्षा बल से भिड़ने वाले हथियारबंद लोग मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक वेस्ट बैंक में 150 से ज़्यादा ब्रिगेड लेवल के छापेमारी को अंजाम दिया गया और 30 फिलिस्तीनी आतंकियों के घरों को गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया। चाहे मुद्दा हो हरियाणा चुनाव के रिजल्ट्स का या फिर ट्रेंडिंग खबरों का, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टॉपिक्स पर भी आपको स्विच बुलेटिन में मिलता है पूरा ज्ञान। तभी तो इस बुलेटिन का नाम है स्विच बुलेटिन, क्योंकि यहाँ हम आपकी क्यूरियोसिटी का स्विच ऑन कर देते हैं और आपकी क्यूरियोसिटी का स्विच ऑफ ना हो जाए, इसलिए हम टीवी के साथ साथ डिजिटली भी मौजूद है फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं अगले स्विच बुलेटिन में। टिल देन कीप वॉचिंग स्विच।